मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी मार। जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान है। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते। सालों तक सैकड़ों बहनों के साथ संदेश खाली में दुर्व्यवहार होता था। सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा। माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? नेहरू जी की कैबिनेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज इनके नेता राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले किसी परमिट की लाइन में लगे होते। वक्फ का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी जो रिलीजियस पर्पस के लिए या चैरिटी के लिए किसी को दिया जाता है। वक्फ का जो इजाद था, जो इसका पहली बार यूज था, वो प्रॉफेट मोहम्मद ने ही खुद किया था। हालांकि फ्रेज जो था वो वक्फ नहीं था, वो सदकाए बिहा था, या फिर आप सदकाए जरिया कहीं कहीं सुनेंगे। ओके, तो जब उमर जो बाद में खलीफा भी बनते हैं, तो जब प्रॉफेट मोहम्मद जिंदा थे तो उमर उनके पास आते हैं, हजरत उमर उनको इस्लाम में कहा जाता है। हजरत उमर जब उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि खैबर में हमें एक ऐसा लैंड मिला है, वैसा लैंड हमें पहले कभी नहीं मिला, इस लैंड का हमें क्या करना चाहिए? तब प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि इस लैंड का आप सदकाए बिहा कर दो या सदकाए जरिया। इसका मतलब होता है कि इसे आप वक्फ कर दो। वक्फ का मतलब वो लैंड जो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होगा और उस लैंड का यूज चैरिटेबल पर्पस के लिए हम करेंगे, वही वक्फ होगा। लेकिन इस चीज का इस्तेमाल धीरे धीरे ऐसा हो गया जैसे लोग करप्शन का किया करते हैं। आजादी के बाद पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट लेकर के आता है, द वक्फ बोर्ड एक्ट। वक्फ बोर्ड एक्ट में स्टेट वक्फ बोर्ड बनाने की आदेश दी जाती है। स्टेट वक्फ बोर्ड जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंडर काम करेगी। और ये स्टेट वक्फ बोर्ड का काम क्या होगा? जितने भी इनके पास लैंड है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, इस लैंड से होने वाला इनकम का इफेक्टिव यूज करना और उसका रिकॉर्ड रखना, और उसके बाद जो भी इनरॉचमेंट हो रहे हैं, मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं, उसको डील करना। इस एक्ट का प्राइमरीली ये। इसके बाद एक छोटी सी अमेंडमेंट की जाती है 1984 में, और वो अमेंडमेंट वक्फ के रेगुलेटरी बॉडी को और बेहतर बनाने के लिए था। लेकिन इसमें जो मेजर अमेंडमेंट की गई है वो 1995 में की गई। और 1995 उस टाइम पे मंडल कमंडल चल रहा था, रथ यात्रा चल रहा था, बाबरी मस्जिद डिमोलिश कर दी गई थी। और 1995 में बीजेपी जो अभी इस वक्फ के अमेंडमेंट को लाने के लिए आतुर है, उसने कांग्रेस को इस बिल पे सपोर्ट किया था। अब ये अमेंडमेंट था क्या? 1995 में वक्फ को इमेंस पावर दे दिया गया। इस पावर के हिसाब से एक वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल का क्या काम था? सेम वही काम जो कोर्ट करती है, न्यायालय करता है। लेकिन यहाँ पे एक दांव पेच था। वो दांव पेच ये था कि उस टाइम पे अगर वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को ये कहती कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और वो वक्फ वहां पे स्नैच कर देती, ठीक है, तो वक्फ अगर किसी प्रॉपर्टी को कहती है वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो उस जगह पे रह रहे इंसान या वो प्रॉपर्टी जिसके भी नाम से उस टाइम पे वहां पे है, वो जाकर के वक्फ ट्रिब्यूनल में केस करता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकता था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं जा सकता था। वक्फ ट्रिब्यूनल में केस करने के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल इसकी सुनवाई करती। वक्फ ट्रिब्यूनल में थे कौन? एक काजी थे और एक जज थे और एक ऑफिसर जो स्टेट अपॉइंट करके भेजता था। अब वक्फ ट्रिब्यूनल का यहाँ पे डिसीजन फाइनल होता था। अगर वक्फ ने कह दिया, वक्फ ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि वक्फ बोर्ड का क्लेम जो है वो सही है, तो आप उसको ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। आपको वो प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ती। और ये चीज बहुत ज्यादा किस दिमाग में लोगों के खटकते रही कि कल सुबह उठे और वक्फ आकर के बोल दिया कि 200 साल पहले यहाँ पे हमारा वो सब था, मदरसा था, मस्जिद था, अब ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई। और फिर आप चैलेंज करने के वक्फ ट्रिब्यूनल में, जाहिर सी बात है वक्फ ट्रिब्यूनल बहुत ज्यादा जो फैसला होगा वो वक्फ के ही पक्ष में देगा। ऑलराइट, तो ये इसमें बहुत बड़ी त्रुटि थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1995 के वो कौन कौन से सेक्शंस थे जिसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज थी और उसमें अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है। तो पहला जो था वो तो यही था कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आप वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। अब जो 2025 में अमेंडमेंट आई है, इसमें आप जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी जाकर के चैलेंज कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो अब यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। 1995 में ये भी था कि कोई भी नॉन मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, ज्यूज हो, बौद्ध हो, कोई भी समाज से आता हो, कोई भी रिलीजन को फॉलो करता हो, वो अपने किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। अच्छा, एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई वो दोबारा आप क्लेम नहीं कर सकते। वंस अ वक्फ, ऑलवेज अ वक्फ। तो अब इसमें ये चेंज लाया है 2024 का ये अमेंडमेंट बिल
कि वही इंसान किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को फॉलो कर रहा है या इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है। अगला जो बहुत कंट्रोवर्शियल एक सेक्शन था 1995 वाले एक्ट में, वो ये था वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है सिंपल शब्दों में, अगर उस प्रॉपर्टी में बहुत सालों से इस्लामिक प्रैक्टिसेस की जा रही है या इस्लामिक रिलीजन, जो इस्लाम का रिलीजन है, उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी की जा रही है, तो उसमें वक्फ को, उस प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम पे रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं थी। वो मान लिया जाएगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस केस है मोहम्मद लब्बाई, मोहम्मद हनीफा केस। इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद लब्बाई जो है वो अपने प्रॉपर्टी में ही एक मॉस्क बनवाते हैं। मॉस्क बनवाने के बाद वहां लोग पब्लिकली आकर के प्रेयर ऑफर कर रहे थे। अब कुछ सालों के बाद जब ओनरशिप की बात आई तो मोहम्मद लब्बाई ने कहा, भाई ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, आप कैसे ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं? वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये वक्फ बाय यूजर है, और वक्फ बाय यूजर इसलिए है क्योंकि बहुत सालों से ये पब्लिकली ओपन है, यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है। बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि बहुत सालों से यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है, ये पब्लिकली ओपन है, इसीलिए ये मान लिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, और उनको अपने जमीन से हाथ धोना पड़ा। और यही सारी एक्टिविटी जो है बहुत सारे जगहों में चल रही थी। अब वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट इस अमेंडमेंट 24 के अमेंडमेंट के बाद कंप्लीटली हट गया है। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड क्लेम कर रही है तो उसके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वक्फ बाय यूजर नहीं कर सकते कि 200 साल से चले आ रहा, ये मेरा हो गया। अगला प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन 5973 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिसमें वक्फ ने क्लेम किया हुआ है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने कहा कि वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप जो होगा वो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाएगा, जमीन का सर्वे करेगा, वेरीफाई करेगा, अगर उसे लगता है कि ये वक्फ की है, वक्फ हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी। या फिर वक्फ अगर क्लेम कर रहा है और उस इंसान के पास डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, जमीन की रजिस्ट्री है, तो वो रजिस्ट्री मानी जाएगी, वक्फ नहीं माना जाएगा। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वक्फ 1995 वाले में। लिमिटेशन एक्ट 1963 ये कहती है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी कोई अक्वायर करता है या क्लेम करता है तो 12 साल का टाइम फ्रेम मिलता है आपको उसे कोर्ट में चैलेंज करने का। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कोई बाहुबली आकर के या कोई इंडिविजुअल आकर के इन्क्रोचमेंट करता है तो गवर्नमेंट को 30 सालों तक का समय मिलता है उसे कोर्ट में चैलेंज करने का। ठीक है, लेकिन वक्फ के पास ये कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं था। यानी कोई प्रॉपर्टी अगर 500 साल पुरानी है तब भी वक्फ जाकर के उसे चैलेंज कर सकता है, कोर्ट में नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल में। और वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ज्यादातर वक्फ के पक्ष में ही आता था, और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। यानी कि वक्फ में नो लिमिटेशन पीरियड। इसके अपोजिट वक्फ अगर किसी भी प्रॉपर्टी को बोल दे ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो उस इंडिविजुअल को या उस एनजीओ को या उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, ठीक है, 1 साल का ही टाइम मिलता था कि वो जाकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे। अब नए वाले जो अमेंडमेंट बिल है इससे ये हटा दिया गया है, और ये जो फैसिलिटी थी ये किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये ताकत नहीं था, सिर्फ वक्फ के पास था। नो लिमिटेशन ऑन क्लेम, और जब क्लेम कर दिया तो सामने वाले को सिर्फ 1 साल का लिमिटेशन। अब सामने वाला अगर इंडिविजुअल है तो 12 साल का उसको मिलेगा लिमिटेशन, गवर्नमेंट है तो 30 साल का, और वक्फ जो है वो इसी दायरे में आएगी। 30 साल 40 साल पुरानी प्रॉपर्टी को ही क्लेम कर पाएगी, 100 साल 150 साल पुराना क्लेम नहीं कर पाएगी। जहां भी रिलीजन आता है वहां सेपरेशन ऑफ वुमेन का कॉन्सेप्ट वो साथ लाता है। किसी भी रिलीजन में हमेशा वुमेन के साथ हमेशा ऑपरेशन की जाती है, सेपरेशन की जाती है। इस्लाम इससे अछूता नहीं है। और इसका एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी, इसमें अहलल औलाद का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, और इसमें यह है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसका लीगल हायर यानी कि बेटा नहीं बचा है वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है। ठीक है, चाहे बेटी जिंदा हो, बहू जिंदा हो, या हो सकता है माँ जिंदा हो, किसी केस में उनके सिग्नेचर की, उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वक्फ को दे सकता है। लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट बिल आया है इसमें बेटियों को भी लीगल हायर माना गया है, और जब तक बेटी ना चाहे आप प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। या तो फिर आप बेटी को इनहेरिटेंस कर दे, वो प्रॉपर्टी उनको दे दे और फिर वो वक्फ को दे देगी, या फिर आप सिर्फ सन को लीगल हायर मान करके प्रॉपर्टी वक्फ में नहीं दे सकते। अब सबसे बड़ा डिस्प्यूटेबल क्लॉज जिसके वजह से पूरे देश में दंगे हो रहे हैं वो ये है कि पहले वक्फ बोर्ड में सारे मेंबर्स जो थे वो मुस्लिम ही थे, लेकिन अब 11 मेंबर्स की टीम है और उसमें एटलीस्ट जो है वो 2 नॉन मुस्लिम होंगे, और कंपल्सरीली 2 मुस्लिम विमेन भी होंगी। वक्फ काउंसिल जो था, वक्फ काउंसिल में पहले ऑल मुस्लिम मेंबर्स थे, बट अभी आउट ऑफ 22 मेंबर्स 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे, और इसमें भी कंपल्सरीली 2 मुस्लिम विमेन होंगी ही होंगी। अब इनका जो काम होगा नॉन मुस्लिम मेंबर्स का, वो काम एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के होगा, मैनेजमेंट को लेकर के होगा, उसको रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल में क्या क्या चेंज किया गया है। तो पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट थे जिन्हें मैंने काजी इस वीडियो में पहले बताया है, एक स्टेट ऑफिसर जिसको डीएम का रैंक या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रैंक के लेवल का आप कह सकते हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट जज होता था। ठीक है, लेकिन अब इस क्लॉज में मुस्लिम जो काजी थे उनको हटा दिया गया है, और उनके जगह पे अब एक करंट और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा, और जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का कोई ऑफिसर
इनके साथ बैठ करके काम करेगी। यानी कि पहले सारे फैसले इस्लामिक या फिर शरिया को देख करके लिया जाता था, इस्लामिक लॉ जिसे हम कहते हैं, लेकिन अब हम लीगलिटीज में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे फैसला देना शुरू करेंगे। अब लोग कभी कभी बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा माइनॉरिटी को ही क्यों टारगेट करती है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी कैसे कंट्रोल होता है और अदर रिलीजन्स के प्रॉपर्टीज कैसे कंट्रोल किए जाते हैं। अदर रिलीजन्स के मैक्सिमम जैसे हिंदू टेम्पल्स हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ हिंदू टेम्पल्स आर गवर्न्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ पे जो लीड पुजारी होते हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वक्फ प्रॉपर्टी के लिए अलग से वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल काउंसिल है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए अदर रिलीजन सिविल कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, यहाँ पे ये वक्फ ट्रिब्यूनल पे जाते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ज्यादातर आप वक्फ के पक्ष में देखेंगे और उसको जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर में बहुत कम रेस्ट्रिक्शन है अदर रिलीजन्स में, यहाँ पे वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अदर लिमिटेशन एक्ट जो है अदर रिलीजन्स के इंस्टीट्यूशन में अप्लाई होता है, वक्फ प्रॉपर्टी के केस में अप्लाई नहीं होता है। सामने वाले को सिर्फ 1 साल ही दिया जाता है अपील के लिए, जबकि मैंने बताया है वीडियो में कि 12 साल और 30 साल वाला कॉन्सेप्ट लिमिटेशन एक्ट 1963 के नाउ। सभी मुस्लिम भाइयों से मेरी अपील है, सभी मुस्लिम भाइयों से, आपको पता है कि वक्फ के पास तकरीबन 9 लाख एकड़ की जमीन है। वक्फ के पास 1,20,000 करोड़ का नेटवर्क है। देश की तीसरी सबसे बड़ी संस्था डिफेंस और रेलवे के बाद, उस कम्युनिटी उस ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिटी का ये हाल। मुस्लिम्स की हालत जो है वो दलितों से भी ज्यादा खराब है। दलितों को हजारों साल तक ऑप्रेस किया गया। मुस्लिम 800 साल यहाँ पे राज किए हैं और मुस्लिम का हालत सबसे खराब। ये वक्फ बोर्ड ने किया क्या पिछले 75 सालों में? हमारे आपके पैसे वक्फ में गए, हुआ क्या? आज भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में अंजुमन इस्लामिया नाम का एक चलता है, वक्फ का ही वो शाखा है। पैसे आते हैं उसमें हर साल, जाता क्या है पैसा? आपके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं खुल रहा, आपके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, वो पैसा जा कहां रहा है आखिर? ये करप्शन तो है ही, और सवाल तो आपको पूछना भी चाहिए वक्फ से। ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि वक्फ अच्छा 90% जो जमीनें हैं वक्फ वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्यों नहीं किया आपने रजिस्टर्ड? वक्फ बाय यूजर क्यों नहीं किया रजिस्टर्ड आपने? आपको रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए थी ना, लीगैलिटी मेंटेन करनी चाहिए थी, आपने नहीं किया। अच्छा, अब वक्फ के बहुत सारे प्रॉपर्टीज में मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। कहीं पर शराब की फैक्ट्री खुली हुई है, कहीं पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना ऑफिस खड़ा कर लिया है, और ये वक्फ के जितने भी लीडर्स इनके बच्चे फॉरेन इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। पैसा किसका? हमारा, आपका, जो वक्फ कर रहे हैं। मतलब धर्म के नाम पे धंधा का ये सीधा सीधा उदाहरण है। और सिंपल सी बात है, जिसके पास 1,20,000 करोड़ की जायदाद है उस कम्युनिटी का ये हाल हो ही नहीं सकता, और अगर ये हाल है तो वो 1,20,000 करोड़ का हिसाब बहुत गलत हाथों में है और उसको तो बदलना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट का एक ही चीज उसमें डिस्प्यूटेबल मुझे लगता है, जो आर्टिकल 25 to 28 को हैम्पर करता है, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 28 को मेजॉरिटी तौर पे हैम्पर करता है, या आर्टिकल 30 को वो वायलेट करता है, जो बेसिक फंडामेंटल राइट है। वो ये है कि वक्फ जो काउंसिल है या बोर्ड है उसमें हिंदू मेंबर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को पूरा अधिकार है कि वो अपने तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप वहां पे नॉन मुस्लिम्स को भेज रहे हैं। ये डिस्प्यूटेबल है, आप इस पर डिबेट कीजिए, लेकिन दंगा मत कीजिए, और आप सवाल पूछना सीखिए। आपके ही हक का पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, सवाल पूछना सीखिए, और देश में थोड़ा सा नजर घुमाइए कि बाकी सिखों का कैसे मैनेज हो रहा है, हिंदू टेम्पल्स कैसे मैनेज हो रहे हैं। आपको पता चलेगा कि वक्फ को सच में अनलिमिटेड पावर दी गई थी, और कोई भी पावर जो एब्सोल्यूट पावर होता है, एक कोटेशन है बहुत फेमस, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। तो आप दंगा करना बंद करो प्लीज, ये वीडियो पूरा देखो, समझो एक्ट्स को एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। आपको नहीं लड़ाई करनी है इन चीजों पे, आपको लड़ाई करनी है एजुकेशन के लिए, आपको हेल्थ के लिए लड़ाई करनी है, आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ाई करनी है, तब जाकर के मुस्लिम समाज जो है आगे बढ़ेगा। इन सब पे नहीं लड़ना है। थैंक यू।